तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के इस इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के सेशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। हर साल दोस्तों बजट से पहले हम लोग आपके साथ इकोनॉमिक सर्वे की दोस्तों बातें करते हैं। ये बजट अगर इंपॉर्टेंट है तो बजट से ज्यादा और उतना ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे होता है, क्योंकि बजट इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे बनाया जाता है। इसी से डेटा पॉइंट्स मिलते हैं कि भी क्या मिसिंग है, क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे एक इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया गाइडलाइन दे सकता है। जो रोड मैप पे दोस्तों आप लोग चल रहे हो वो रोड मैप को क्लियर कर सकता है। तो हम आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले लेट मी टेक यू टू द कमेंट ऑफ 2022-23। आपको याद होगा दोस्तों, कोविड के बाद जब ग्रोथ आया, महंगाई तब आई थी रशिया यूक्रेन के युद्ध के साथ। दोस्तों वापस से दुनिया एक चैलेंजिंग मोड पे आ गई। उस समय दोस्तों जो इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 में जो दोस्तों बात कही गई वो मैं वापस आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा। एंड देयर इज कॉज ऑफ ऑप्टिमिज्म। मैं पढ़ता हूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वे पढ़े उससे पहले पहले क्या कहा था उसको देख लेते हैं। इंडिया विल अचीव एन एवरेज ऑफ 6.5% रियल जीडीपी ग्रोथ इन द मीडियम टर्म। हम 6.5% का ग्रोथ दोस्तों रखेंगे। इन एडिशन, लेकिन अगर हम रिफॉर्म करते हैं, इफ रिफॉर्म्स आर परस्यूडेड इन द कमिंग ईयर, दोस्तों रिफॉर्म का आयोजन करना और रिफॉर्म को सक्सेसफुली करना, क्योंकि इसका विरोध भी हो सकता है, रिफॉर्म को सक्सेसफुली पार करना ये बड़ी बात होती है। अगर भारत रिफॉर्म परस्यूड कर पाया तो इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ 7 to 8% आ जाएगा। दोस्तों ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे की बात। दोस्तों हुआ क्या, भारत ने पिछले सालों में आपने देखा होगा रिफॉर्म पे रिफॉर्म। पिछले बजट से अब तक भी पिछले साल में ही कई रिफॉर्म की श्रृंखला आई। आपने देखा दोस्तों कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ, एक सस्टेन्ड कैपेक्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल और लॉजिस्टिक के रिफॉर्म हुए। दोस्तों हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपिटल की ओर देखा, दोस्तों कैपेक्स की ओर देखा। लेबर इनपुट के लिए रिफॉर्म, दोस्तों लेबर कोड अभी आया, वो भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कितना जरूरी था। बरसों से ये एक बड़ी गैप थी दोस्तों। तीसरा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये कब होती है दोस्तों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन हो और एफिशिएंसी गेन्स। दोस्तों अगर इन सब चीजों को मिलाते हैं तो दोस्तों 7-8% का ग्रोथ पॉसिबल था। दोस्तों रिफॉर्म आए एंड लेट मी टेल यू क्या हुआ। दोस्तों आज जब हम लोग इन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी ये साल 2024-25 में भी हम 7% के जीडीपी ग्रोथ पे आ चुके हैं। दुनिया भर में चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस के बावजूद भारत स्ट्रॉन्गली जीडीपी ग्रोथ में दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है। सो दैट्स ग्रेट। जो बातें कही और रिफॉर्म्स की बातें हुई और हमने इसका इंप्लीमेंटेशन देखा और रिजल्ट दोस्तों आपके सामने है। भारत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन के उभर के आया। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों क्या बातें कही, सो वी शुड बिगिन इट विद स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। दोस्तों ये क्या होता है, सो आज हम इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी का वो चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हमें सेल्फ रिलायंस से सेल्फ इंडिस्पेंसिबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और सीईए का लाइव ब्रीफिंग का मैसेज दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। इंडिया अब सिर्फ ऑप्शन नहीं है, दुनिया के लिए नेसेसिटी बनता जा रहा है। इसके साथ दोस्तों जो तर्क से बात की है, द मिडल ओवर्स इसको मैं समझाता हूं ये कैसे इन्होंने रखा। दोस्तों सीईए ने एक बहुत बढ़िया मेटाफोर यूज किया। हम अब क्रिकेट मैच के मिडल ओवर में है, हमने विकेट्स बचा के रखी है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। दूसरी कंट्रीज जो ह्यूज डेप्थ में डूबी हुई है, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज, अभी भी हमारा डेप्थ टू जीडीपी रेशियो बिल्कुल कंफर्टेबल है। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरेक्स रिजर्व के साथ आज हम खड़े हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी और सबसे हल्का इन्फ्लेशन। हमारा बैंकिंग सेक्टर डिकेड्स में सबसे हेल्थी है, जीएनपीए 2.2% और हमने स्कोर बढ़ाना शुरू कर दिया है, 7.4% का जीडीपी ग्रोथ। हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि हम अब राइज ले सकते हैं। तो मिडल ओवर में पहुंचे हैं 2025। दोस्तों जनरली लोग 5 साल 10 साल की बात करते हैं, हम लोग भी आपको कहते हैं मिशन 2035 ध्यान में रखो। दोस्तों
इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट भारत तैयारी कर रहा है अगले 25 साल की। दोस्तों 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी बन के उभरना है। दोस्तों इसकी तैयारी के लिए क्या क्या चीजें हैं, लेट अस वॉच। हमने ऑलरेडी अभी जो यहाँ पे आपको जीएनपीए की बात की, कभी कभी यूं ही मैं बोलूं कि 2.2% जीएनपीए है, ये बहुत अच्छी बात है। आप जरा हिस्ट्री देखो दोस्तों, ये हिस्टोरिकल सबसे बढ़िया समय है दोस्तों बैंक्स के लिए, क्योंकि समय था जब बैंक्स लॉसेस करती थी। दोस्तों बैंक्स का सीआरआर भी बिल्कुल कंफर्टेबल और एनपीए भी बिल्कुल कंफर्टेबल, यानी बैंक रेडी है एडवांसेस देने के लिए। रिटर्न ऑन एसेट्स हो, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, वी आर टूवर्ड्स अवर डिकेडल हाई। तो दोस्तों भारत तो अभी रेडी है। यहां पे मैंने दुनिया का एक चित्र रखा हुआ है जीडीपी ग्रोथ का, राइट। दोस्तों ये है इन्फ्लेशन रेट, ये है जीडीपी रेट। अब देख सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ जिधर है सबसे आगे दोस्तों भारत का नंबर है। दोस्तों यही भारत इन्फ्लेशन में भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। कुछ कंट्रीज जहां पे जीडीपी बहुत अच्छा है, राइट, वो ऐसी भी जगह है जहां पे इन्फ्लेशन भी बहुत महंगा है। दोस्तों इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज 4.2 है, हम उनसे डबल के करीब। उनके महंगाई दर 5.3 के करीब है, हमारे महंगाई दर 2% के करीब है। तो दोस्तों ये डेटा से क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि इंडिया स्ट्रांगली खड़ा है अपने समय में, राइट। फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ, इन्हीं चीजों की वजह से दोस्तों हमारा रेटिंग में इंप्रूवमेंट हुआ दशकों के बाद, राइट। तो अब आता हूं मैं स्टेबिलिटी पर। एसएनपी ने हमें ट्रिपल बी रेटिंग अपग्रेड दिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट को टाइट रखा है, बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर को काम किए। देखो जब आप बहुत कैपेक्स लगाते हो तो हो सकता है फिस्कल डेफिसिट हो, लेकिन ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर के बावजूद हम डेफिसिट को दोस्तों बिल्कुल कंट्रोल कर सके। जब देश की बैलेंस शीट क्लीन होती है तो फॉरेन कैपिटल भागा चला आता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा दोस्तों सेफ्टी सिग्नल है, राइट। यहां पे द लेडर टू 2035, दोस्तों ये 2035 मैंने लिखा है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये 25 साल के लिए लेडर बना रहा है, राइट। एज अ इन्वेस्टर अगर आप नेक्स्ट 10 ईयर का भी गोल लेते हो दोस्तों, भारत किस पे फोकस कर रही है, लेट अस सी व्हाट इज द लेडर। इंडिया की ग्रोथ एक लेडर की तरह है। पहले हमने स्वदेशी पर काम किया, यानी इंपोर्ट कम करना। हम जो चीजों को इंपोर्ट करते थे उन चीजों को ही ध्यान दिया। ह्यूज हमारा दोस्तों इंपोर्ट पे खर्चा हो जाता था, क्रूड ऑयल पे, पेट्रोल डीजल के लिए। दोस्तों हमने उसके ऑल्टरनेट ढूंढे और उस चीज की वजह से दोस्तों आज हमारा वो इंपोर्ट जीडीपी के मुकाबले काफी कंफर्टेबल हो गया है। वो चीजें दूसरी जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी, जैसे मोबाइल फोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऐसी कई चीजें दोस्तों अब हम मेक इन इंडिया बनाने लगे हैं। तो स्वदेशी अभियान बिल्कुल चल रहा है, डिफेंस हो, सेमीकंडक्टर हो, या यू नेम इट। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस दूसरा पिलर, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बिल्ड कर रहे हैं ताकि ग्लोबल ट्रेड वॉर हमें अफेक्ट ना करे। ये स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस कैसे है दोस्तों, हम अब तक डिपेंड थे कुछ कंट्रीज के ऊपर जिनसे नेचुरली दोस्ती हुई थी। दोस्तों वहां से अगर कोई भी दिक्कतें आती है तो हम फंस जाते। दोस्तों स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस किया गया, ऐसी कई कंट्रीज ऐसी जहां पे हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ करता था दोस्तों, उनके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग ट्रेड पार्टनरशिप हुई, जिससे हमारी डिपेंडेंसी को ये कंट्री पे ना रहे और किसी की दादागिरी को हम एक्सेप्ट ना करें। थर्ड, इनडिस्पेंसिबिलिटी। तो और 2035 तक हमें इनडिस्पेंसिबिलिटी तक पहुंचना है, जहां दुनिया हमारे बिना फंक्शन नहीं कर सकेगी। वी कॉल दिस इंडिया इनसाइड, यानी खाली मेक इन इंडिया नहीं, इंडिया का ही प्रोडक्ट सबको चाहिए होगा, राइट। इस गोल के साथ दोस्तों आगे चलते। इन्फ्लेशन का मैं आपको डेटा बताऊं दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हमें लगता है हर चीज महंगी हो रही है, लेकिन सर्वे कहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन अब 1.7% के रेंज में आ गया है। मैंने अभी आपको दुनिया भर का इन्फ्लेशन बताया, तो अब दुनिया के साथ भी कंपेयर करो कि भारत कितना स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि लोगों को रियल परचेसिंग पावर बढ़ रही। जब पॉकेट में पैसा बचेगा तभी तो वो मार्केट में इन्वेस्ट होगा, कंज्यूम होगा, राइट। ग्रोथ, जबरदस्त इन्फ्लेशन कम, ये स्प्रेड सबसे बड़ी दोस्तों बात है। सो नाउ लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसे कहते हैं दोस्तों कैपिटल डेमोक्रेसी, रिटेल रिवॉल्यूशन। दोस्तों हम कैसे स्ट्रांग हुए, भरोसा नहीं था इन्वेस्टर को,
इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर अब मेजर प्लेयर हो रहा है। 12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में भी जहां पे फ्यू इन्वेस्टर थे दोस्तों, आज वहां पे भी हम 6 करोड़ पार हो गए हैं यूनिक इन्वेस्टर्स। दोस्तों जिससे एसआईपी बढ़ रही है, डायरेक्ट शेयर बाजार में निवेश बढ़ रहा है, इनडायरेक्ट निवेश बढ़ रहा है। ये नंबर एफआईआई को बताता है कि इंडिया की लिक्विडिटी अब डोमेस्टिक है। आपने देखा होगा कि एफआईआई ज्यादा कहां से है, अब जानते ही हो, और वो कंट्री से दोस्तों अभी हमारा पंगा चल रहा है। दोस्तों एफडीआई में रोक, एफआईआई में रोक, इन सब पे रोक लगाई। अब एफआईआई पे रोक लगाई, 2 लाख करोड़ का सेलिंग उसके सामने भारत ने डोमेस्टिकली उससे भी ज्यादा बाय कर सके। क्यों? क्योंकि अब हम जो 10 साल पहले सिर्फ उन पे डिपेंड थे, हम डिपेंड नहीं है। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर कमा भी रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। हर 4 में से एक इन्वेस्टर दोस्तों एक महिला है। ये भी बहुत बड़ी चीज, राइट? ये सोशल चेंज फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड है, राइट? रेमिटेंस में नो डाउट दोस्तों वर्ल्ड लार्जेस्ट इनफ्लो आते जा रहे, जो और हमें दोस्तों बफर देता जा रहा है, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ स्टोरी देखो, पहले तो ये एक्सेप्ट कर ले कि हमने कभी एक्सपोर्ट सोचा ही नहीं था, हम एक्सट्रीमली वीक थे। जब तक एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं, जब तक डेफिशिट कम नहीं होगी, रुपया स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? वो कंट्रीज जिनके रुपये स्ट्रॉन्ग हुए हैं दोस्तों, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने एक्सपोर्ट में भार दिया। हम अगर हमारी ही एशियन कंट्रीज देखे जो हमारे साथ आजाद हुई थी दोस्तों, ऐसी कई कंट्रीज है जिन्होंने एक्सपोर्ट पे भार दिया। अब देख सकते हो दोस्तों, चाइना कितना बढ़िया एक्सपोर्ट पे दोस्तों उन्होंने काम किया। इवन ताइवान हो, जापान हो, सिंगापुर हो, ये सब कंट्रीज ने भी एक्सपोर्ट पे काम किया। कोरिया, तो जो कंट्रीज एक्सपोर्ट पे गई दोस्तों, करेंसी भी उनकी स्ट्रांग हुई। हम बिल्कुल वीक थे, कभी फोकस था नहीं हमारा। अब पिछले 10 सालों में आप देख सकते हो क्या फर्क हुआ है। 2005 का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट शेयर हमारा खाली 1%। अब ये 1% हम वीक ही बोलेंगे। अभी हम 1.8% पहुंचे हैं, और अब शुरू हो रहा है दोस्तों ये साल से सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ऐसे कई टेलविंड है जो ये 1.8 को दोस्तों 3%, 4% ले जाएंगे। तो रेडी हो जाओ दोस्तों। पिछले साल अच्छा किया है, 1.8 भी अच्छा नहीं है। 1 से भले हम डबल हो गए, पर ये फिगर को भी दोस्तों और सुधारना होगा। ये रुपए को मजबूती देगा, नहीं तो हम इंपोर्ट करेंगे। देखो चाइना भी, जैसे उनका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा दोस्तों, इंपोर्ट वहां पे भी बढ़ा था, राइट? इंडिया में भी ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे इंडियंस का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ना ही है। पर उसके साथ अगर एक्सपोर्ट पे जोड़ देंगे तो ये डिफरेंसेस हमारा कम हो जाएगा, जो बहुत सी कंट्रीज कर पाएंगे। सर्विस एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है दोस्तों जहां पे ऐसा नहीं था कि इनको बहुत फोकस किया गया था, पर सर्विस एक्सपोर्ट 1980s के समय पे दोस्तों एंटरप्रेन्योर्स ने ध्यान दिया, और ये ऐसी जगह थी जहां पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कुछ था ही नहीं, दिक्कतें नहीं थी दोस्तों। ये सेगमेंट ने जबरदस्त ग्रोथ किया, और आज हम देखते हैं दोस्तों 13.6% का ग्रोथ, यूएसडी 388 बिलियन। दोस्तों ये सर्विस एक्सपोर्ट हमारे लिए एक आशीर्वाद समान है। नहीं तो अगर सर्विस से एक्सपोर्ट होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में तो हम वीक थे, तो अभी हमारा क्या हाल होता? चलो सर्विस बढ़िया है, ध्यान देना है अभी एक्सपोर्ट के ऊपर, मर्केंडाइज पे, जिसपे ऑलरेडी ह्यूज फोकस दोस्तों हो रहा है। क्या क्या चीजें दोस्तों हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के लिए? पीएलआई और सेमी कंडक्टर्स, हम असेंबलिंग से आगे निकल चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए 9% से ग्रो कर रही है। हम वर्ल्ड के मोबाइल अब हम बना चुके हैं, और अब सेमी कंडक्टर फैब्स पर फोकस है। इन्वेस्टर्स के लिए अल्फा अब एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में है। ये ध्यान रखेगा, ये वही सेमीकंडक्टर है जो कभी हम नहीं बना पाएंगे, ऐसी बातें थी। और आज दोस्तों पूरी की पूरी उसकी इकोसिस्टम दोस्तों बन रही है, राइट? इसके साथ और एक चीज हमें देखनी चाहिए, मैंने पीएलआई बताई, आपने डिफेंस में रिकॉर्ड इंडिजिनेशन देखा, जिससे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है, राइट? यू कैन सी दिस स्लाइड्स पे RRTS, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि एफ पर एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि जैसे जैसे सिटीज बड़ी बनेगी, आज भी ट्रैफिक कंजक्शन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो भी तो सिटीज को और बहुत बढ़ना है। तो इनसे उपाय के लिए किधर फोकस करेंगे? स्पेटियल प्रोडक्टिविटी, RRTS, ये एक मजबूत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो सीईए ने हाईलाइट किया अपने सर्वे में। स्पेटियल प्रोडक्टिविटी, नमो भारत RRTS सिर्फ एक ट्रेन नहीं है,
ये हमारे लेबर मार्केट को एक्सपांड कर रही है। लोग दूर रहकर भी मेट्रो सेंटर्स में काम कर पाएंगे। इससे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के रियल एस्टेट और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बूम आएगी, राइट? क्योंकि इंटरसिटी आप अच्छे प्रकार से दोस्तों मूव कर पाओगे, राइट? तो अगर आरआरटीएस जरूरी है तो उसके साथ, राइट, देखो जैसा मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इट रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम फ्रॉम 2 आवर्स टू 60 मिनट्स फ्रॉम रीजनल हब्स। यही तो दिक्कत है दोस्तों, समय बहुत लगेगा तो कैसे कोई अप डाउन करेगा, राइट? कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अब सिर्फ सड़कें नहीं है। नमो भारत आरआरटीएस जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बात की, और हाई स्पीड पोर्ट्स लॉजिस्टिक की कॉस्ट को नीचे ला रहे हैं दोस्तों। इससे कंपनियों का कॉस्टिंग कम हो जाता है। सोचिए अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट 2-3% भी कम हो जाए तो इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी और महंगाई भी कितनी कम होगी। दैट्स द हिडन अल्फा फॉर यू, राइट? नेक्स्ट इसके साथ दोस्तों ब्रेन कैपिटल, वो क्या है? सर्विसेज अब सिर्फ बैक ऑफिस नहीं है। 1700 से ज्यादा जीसीसी कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में टॉप ग्लोबल आर&डी कर रहे हैं। हम ब्रेन कैपिटल के एक्सपोर्ट में दुनिया को लीड कर रहे हैं। फार्मा और मेडिकल टूरिज्म इसका एक बड़ा पिलर है, राइट? यू ऑलरेडी सो दिस ऑल थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया इन रिसेंट ईयर, राइट? साथ में एआई दोस्तों, स्टेट कैपेसिटी। इंडिया का एआई स्ट्रेटेजी वेस्ट से अलग है। हम एआई यूज कर रहे हैं स्टेट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। एग्री में क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव करना, हेल्थ में स्क्रीनिंग फास्ट करना और गवर्नेंस को लीन बनाना। ये रियल वर्ल्ड एआई है दोस्तों, स्पेकुलेटिव बिल्कुल नहीं है, राइट? इसके साथ लो कॉस्ट एनर्जी एंकर, राइट? ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? डेवलपमेंट के लिए सस्ती एनर्जी चाहिए। हम न्यूक्लियर पावर 100 गीगावाट, आप जानती हो दोस्तों न्यूक्लियर में भी 100 गीगावाट का टारगेट रखा है, और ग्रीन हाइड्रोजन में मैसिव लीड ले रहे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ग्लोबली कंपिटिटिव हो सके। यू ऑलरेडी नो 20,000 crore हैव बीन एलोकेटेड टू नेशनल न्यूक्लियर मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन एमिंग फॉर 5 MMT प्रोडक्शन बाय 2030। इन सबका दोस्तों फायदा होना है। सो नेक्स्ट आता है दोस्तों इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये क्यों काम का चीज है? सिटीजन राज। सर्वे का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल मैसेज क्या है? मूव फ्रॉम रूलर राज टू सिटीजन राज। हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल से एनेबल पर शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट बेस्ड कॉम्प्लायंस इज द न्यू नॉर्मल। ये बिजनेस के लिए दोस्तों सबसे बड़ा रिफॉर्म, राइट? तो जब आम आदमी स्किल्ड होगा दोस्तों, ऑब्वियस है वो और आगे बढ़ पाएगा। तो विकसित भारत एट 2047 दोस्तों, ये किसका नारा है? ये गवर्नमेंट का नारा है, भारत का नारा है, भारत के लोगों का नारा है। सो लेट्स बिल्ड द फ्यूचर टुगेदर। 2047 का वर्डिक्ट सिंपल है। इंडिया अब मैराथन स्प्रिंट कर रहा है, मैराथन स्प्रिंट स्टाइल में जबरदस्त ग्रोथ के साथ। हमारा शील्ड यानी फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन स्ट्रॉन्ग है, और हमारी इंजन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज टॉप 5वें गियर में आ चुकी है। वोलाटिलिटी टेम्पररी है, लेकिन इंडिया का स्ट्रक्चरल पाइवट परमानेंट है, राइट? सो यहां से इन्वेस्टमेंट थीसिस, इन्वेस्टमेंट का मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इंडिया इज नॉट जस्ट ग्रोइंग, इट इज बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल। अगले 10 साल आपके हैं, क्योंकि भारत 25 साल का दोस्तों सोच रहा है, राइट? स्ट्रक्चरल सिग्नल मैंने ऑलरेडी लिखा है। द मूव टुवर्ड स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी इज नॉन रिवर्सेबल। अल्फा सोर्स लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, आरआरटीएस, एनर्जी कॉस्ट लीडरशिप, फॉरेक्स रिजर्व की मैंने बात बता दी। तो अभी की जो वॉलाटिलिटी है दोस्तों वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग है। वॉलेटिलिटी इज द नॉइज, इंडियाज पाइवट इज द सिग्नल, राइट? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। मैं खत्म करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया चीज आप लोगों के साथ, अगेन ये आज की मीटिंग जो एडवाइजर ने जो लाइव की उसी का उन्होंने कंक्लूजन दिया है। ये कंक्लूजन मेरे ख्याल से हम सबको देखना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? वी हैव डन वेल, वी आर डूइंग बेटर, पोस्ट कोविड हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट द वर्ल्ड इज मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस।
किसको पता था हाथी के साथ दुश्मनी हो जाएगी? किसे पता था? वो यूरोप जिनके साथ इतनी स्ट्रांग हमारी दोस्ती नहीं थी, मदर ऑफ ऑल डील हम उनके साथ कर पाएंगे? तो द वर्ल्ड इज मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस. We have promises to keep and miles to go before we can sleep. We have to reimagine the way we are organized as state and function. Businesses and households have to internalize their responsibilities. We have to be patient and embrace delayed gratification. ये करने से we become strategically indispensable. और आखिर में दोस्तों, ये उनकी थैंक यू स्लाइड थी. उन्होंने बहुत अच्छी ये बात कही. I am an optimistic because I have seen the Indian people do the impossible every single day. हमने जो पास्ट में जो हासिल किया है वो दोस्तों जबरदस्त अचीवमेंट है. हम कहीं 15 नंबर पे पड़े रहते थे, हम कहीं मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान नहीं था. आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी है. हम 2028 में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं और 2047 का लक्ष्य आपके सामने है. Thank you very much and Jai Hind to everybody.